नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। लैब असिस्टेंट फिजिक्स जो अपने ऑप्टिक्स की यूनिट थी उसमें अपन ने पहले जो रे ऑप्टिक्स है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, उनकी बात की थी। यानी कि 2 क्लासें पहले हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है जिसमें उसमें अपन ने रे ऑप्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स के संबंधित पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, तरंग प्रकाशिकी के बारे में। मैंने आपको पहली क्लास आपने ध्यान से देखी होगी, पूरा बेसिक उसमें क्लियर किया गया था कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, रे ऑप्टिक्स क्या होती है, सारी चीजें अपन ने अच्छे से क्लियर की थी। तो अब अपन आज पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, जिसमें अपने सिलेबस में टॉपिक है ध्रुवण। क्या है? पोलराइजेशन। क्या है? ध्रुवण। अब जब बात ध्रुवण की आती है तो उससे पहले अपन थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स के बारे में चीज कि भाई देखो, हाइगेन ने आपको पता है तरंग सिद्धांत दिया था, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। पहली क्लास में मैंने बताया था कि हाइगेन ने क्या बताया था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में होता है। हाइगेन ने क्या दिया? तरंग सिद्धांत दिया था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में होता है जिसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश की क्या होती है? तरंग। जो तरंग होती है वो क्या करती है? किसी न किसी फंक्शन का पालन करती है, ठीक है। तो जो हाइगेन ने बताया कि भाई जो तरंग है ना, तरंग कैसी सीधी होती है, ऐसे सीधी चलती है, सीधी एकदम ऐसे सीधा, मतलब ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे सीधी चलती है, ठीक है। ये बताया हाइगेन ने कि उसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, मतलब सीधी ऐसे बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। मतलब जो उसके जो अगर वो तरंग जाएगी तो जो माध्यम के कण है अगर वो वाइब्रेशन भी होगा उनमें, तो वो कैसे होगा? अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि भाई इस साइड है। अपन नहीं करते कि भाई जो डोरी में उत्पन्न तरंगें कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। और जो ध्वनि तरंगें कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। तो उसी हिसाब से हाइगेन ने बताया कि जो प्रकाश तरंगें होती है वो भी कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, जिसमें जो कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं? कंपन ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। ये बताया पहले हाइगेन ने। परंतु यदि अपन जो तरंग है उनको अनुदैर्ध्य माने तो जो ध्रुवण की घटना होती है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, ध्रुवण की घटना की व्याख्या नहीं हो सकती। तो साफ बात है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की तरंगें अनुदैर्ध्य तो नहीं होती, साफ बात है। फिर आए एक साइंटिस्ट भाई साहब फ्रेनेल, उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगें कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ मतलब ऐसे, मतलब जैसे कि उनमें जो कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऊपर नीचे, अप डाउन, मतलब ऐसे, ठीक है, इस टाइप के। मतलब ये जो कंपन है वो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। ये बताया किसने? ये भाई साहब आज पैनल या फ्रेनेल जो भी है, ठीक है। और इसके हिसाब से ध्रुवण की व्याख्या अनुप्रस्थ तरंगों से ही संभव है, क्योंकि अपन अगर यदि तरंगों को अनुप्रस्थ मानेंगे तो ही ध्रुवण नाम की कोई चीज की व्याख्या की जा सकती है। नहीं तो फिर अगर अपन इनको अनुदैर्ध्य मानते हैं तो फिर ध्रुवण नाम की चीज की व्याख्या या फिर ध्रुवण जो कॉन्सेप्ट है उसकी व्याख्या अपन नहीं कर सकते, ध्रुवण की घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती। फिर आते हैं मैक्सवेल, जिन्होंने सारी समस्या को ही दूर कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है? प्रकाश तरंगे है वो क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक। अब देखो, तो मैक्सवेल भाई साहब के अनुसार प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। समान कला, एक चीज जान रखना, जब अपन बोलते हैं समान कला, उसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि ये आप देख लिया, ठीक है, एक जो तरंग है ये ऐसे आ गई, ठीक है। दूसरी जो है तरंग, वो मान लो कोई दूसरी तरंग है, ठीक है, वो भी यहां से स्टार्ट हुई यहाँ, तो इन दोनों तरंगों को मैं क्या बोलूंगा? समान कला। ये किसमें? समान कला में होगी। मान लो कोई कोई तरंग और है, वो ऐसे स्टार्ट होती है ऐसे, तो इनकी क्या है? इनकी फिर जो कला है वो समान नहीं हुई। समझ गए भाई? इन दोनों की और इसकी कला समान नहीं हुई, लेकिन इन दोनों की आपस में जो कला है समान है। समान का मतलब कि भाई जो कहां से स्टार्ट करती है, ये यहाँ इसका पीक बना तो इसका भी पीक यहाँ बना,
ये यहाँ पे आके इसके टच हुई, मतलब जो एक्स अक्ष है उसको काट रही है, ये भी काट रही है, यहाँ इसका लो पॉइंट बन रहा है तो यहाँ इसका भी लो पॉइंट बन रहा है। तो ये दोनों, ये वाली और ये वाली क्या समान जो कला है उसमें ये होगा, मतलब कहने का मतलब कि समान कला, ठीक है। और जो भी वेव होती है उसमें जो अपना जो फेज होता है, फेज तो आपको ध्यान नहीं है फेज क्या होता है, ठीक है। जब अपन वेव समीकरण लिखते हैं, वेव में फिर जैसे कि साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग थीटा जो भी अपन लिखते हैं वो क्या है, वो फेज ही है, ठीक है। चलो, तो जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो ये तरंग संचरण की दिशा होती है कि भाई तरंग ऐसे जा रही है, तो उसमें क्या होता है, दो घटक होते हैं। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे है उनमें दो घटक होते हैं, एक तो विद्युत और एक चुंबक का। तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और जो तरंग संचरण की दिशा x, अगर मान लो अपन इस तरंग संचरण की दिशा को मान लेते हैं x, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा को मान लेते हैं x मान लिया ये वाली, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को y मान लिया, तो जो बाहर की तरफ दिशा आएगी z, तो मैं मान लेता हूं उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये देखो मैं आपको बताता हूं, एक और कोई पेन लेता हूं, एक मिनट, हाँ पेना, एक मिनट। चलो, ये सिंपल सी बात है कि भाई ये आप देख रहे हो, ये तो क्या है अपने तरंग संचरण की दिशा, ये भी तरंग जैसे ऐसे आगे बढ़ रही है, ये अपना क्या है चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इसको विद्युत क्षेत्र मान लो, ये y हो गया, y विद्युत क्षेत्र हो गया, ये x तरंग संचरण की दिशा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है, ऐसे, तो मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। विद्युत जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो x, विद्युत क्षेत्र y, चुंबकीय क्षेत्र z, ठीक है, बात क्लियर। तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला, कैसी कला होती है, को समान कला दिख रही है ना आपको, आपको दिख रहा है समान मतलब कला कैसे, ये देखो ये यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुई, इसके यहाँ पीक बना, तो इसके भी देखो यहाँ सेम टू सेम वहां पीक बना, ये मतलब थोड़ी ये इस साइड है, लेकिन सेम टू सेम जहां से स्टार्ट हो रही है यहाँ मिल रही है वापस, ठीक है। तो मतलब समान इनकी जो कला है वो क्या है, समान है, समझ गए, ये होता है समान कला। चलो, और क्या होती है लंबवत, यानी कि जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र सदिश E, चुंबकीय क्षेत्र सदिश B तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। अर्थात प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ मतलब यही हुआ कि भाई तरंग ऐसे जा रही है, तो उसमें जो उसके लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, उसमें कंपन करते हैं, फिर जो भी उनका क्या होता है, ऑस्किलेशन होता है, ठीक है। अर्थात क्या हुआ, प्रकाश तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य नहीं होती, समझ गए। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा और अनुप्रस्थ मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। हाँ, अनुदैर्ध्य मतलब आगे पीछे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से बहुत सारा लोगों में क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है, वो ध्रुवण समझ ही नहीं पाते, ठीक है, या फिर अधिकतर लोगों को ज्ञान ही नहीं पड़ता, ठीक है, कि मामला क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है, विद्युत सदिश जो होता है ना वो प्रकाश सदिश की तरह कार्य करता है। अब देखो विद्युत की जो प्रकाश की जो भी घटनाएं होती है ना, उनमें जो रोल होता है ना वो किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। जो विद्युत क्षेत्र वाला जो घटक है ना उसका रोल होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को भूल जाओ, अपन बोलते तो है कि ये जो प्रकाश तरंगे होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, लेकिन जो सारी जो घटनाएं लगभग होती है उनमें कौन शामिल होता है, विद्युत क्षेत्र वाला घटक। तो जो ध्रुवण वाली भी बात करेंगे वो किस पर है आधारित, विद्युत क्षेत्र पर, यानी कि अपन एक महीने में जिसमें विद्युत सदिश क्या करता है, प्रकाश सदिश की तरह कार्य करता है। ये इसमें जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसका जो विद्युत वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वही क्या करता है, प्रकाश सदिश की तरह कार्य करता है। बात क्लियर, ठीक है। ये देखो ये पूरा केस है, मैंने आपको बता दिया, ये डायग्राम, इस डायग्राम से भी आप समझ गए होंगे और इससे भी समझ गए होंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड, ये ई, ये बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये तरंग संचरण की दिशा होगी, और ये देखो ये हो रहे हैं ऐसे कंपन वेव की तरह, ठीक है। चलो
नेक्स्ट, मैं ये अच्छे से लिख के क्यों लाया हूं, कारण ये है कि आपको नोट्स बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं आए। मैं जैसे कि पैनल पीडीएफ डायरेक्ट शेयर कर सकता हूं तो आपको आसानी रहेगी, नहीं तो जैसे कि मैं डायरेक्ट, बहुत सारे लोग बच्चे बोलते भी है, ठीक है, बहुत सारे तो क्या एक आध लोगों के मैसेज आए थे ऐसे, मतलब कमेंट, सॉरी। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि भाई जो विद्युत सदिश होता है वो क्या करता है, प्रकाश सदिश की तरफ कार्य करता है। तो अपना जो सारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, सॉरी, जो मतलब जो विद्युत सदिश होता है वही प्रकाश सदिश की तरह कार्य करता है, तो अपना जो सारा फोकस है वो रहेगा अपने विद्युत सदिश पर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो विद्युत वाला जो सदिश है, विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट है, उस पर सारा फोकस रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब उसी के बेस पे दो चीजें होती है, एक तो होता है दो प्रकार का प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो अब देखो, प्रकाश की जो किरण होती है ना, प्रकाश की किरण अनेक अभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बनी होती है। जो प्रकाश की किरण होती है ना, उसमें एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती, उसमें बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और वो बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बनी होती है। अब उन सभी जो तरंगें होती है उनका अपना अपना विद्युत सदिश होता है, सभी तरंगों का अपना अपना विद्युत सदिश होता है, ठीक है भाई। मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक तरंग है, इसका विद्युत सदिश ऐसे है, ठीक है। फिर कोई दूसरी कोई है तरंग, और कोई तरंग है, ठीक है, इसका विद्युत सदिश ऐसे है, लेकिन होगा हमेशा इसके लंबवत, ये भी लंबवत, ये भी इसके लंबवत, ठीक है। मान लो कोई तीसरी तरंग है और कोई तीसरी तरंग है, ठीक है, इसका विद्युत सदिश कुछ ऐसे, इस साइड कुछ, मतलब तो क्या होगा, बहुत सारी जो तरंगे होती है उन सभी का जो विद्युत सदिश होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। समझ गए कि भाई मेरे पास यदि मान लो एक तरंग है, ठीक है, एक तरंग है, तो उसका जो विद्युत सदिश हो गया यहां हो गया। अब मान लो दूसरी कोई आ गई तरंग और, तो उसका और विद्युत सदिश हो जाएगा, तो वो किस साइड आ गया, मान लो वो हो गया ऐसे, हो गया मान लो, वो चलो यहाँ आ गया, यहाँ कोई विद्युत तरंग आ गई, वो ऐसे आ गया, ठीक है। हालांकि ये इससे लंबवती होगा, इसके जो तरंग संचरण की दिशा से लंबवती होगा, जो विद्युत सदिश होगा वो क्या होगा, जो तरंग संचरण की दिशा है उससे लंबवत होगा, लेकिन होगा तो खरी, एक और होगा, जो तीसरी आगे तरंग तो उसका एक और आएगा ऐसे। तो हर सभी संभव दिशाओं में क्या होता है, वो विद्युत सदिश होता है, सभी संभव दिशाओं में, मतलब एक और आई तो इसका इस साइड हो गया, एक और इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, साइड, ठीक है। सभी संभव दिशाओं में क्या होंगे, उनके विद्युत सदिश होंगे, ठीक है। देखो, प्रकाश किरण अनेक अभिन्न विद्युत चुंबकीय, अभिन्न मतलब सारी तरंगें सेम भी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, उनका फेज डिफरेंट होता है वगैरह, ठीक है। तो प्रकाश किरण अनेक अभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें विभिन्न तरंगों के विद्युत सदिश कंपन के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से पाई जाती है। इनमें क्या होता है, जिसमें विभिन्न तरंगों के जो विद्युत सदिश होते हैं, जो भिन्न भिन्न जो होती है तरंगे, उनके जो विद्युत सदिश होते हैं उनका जो कंपन होते हैं, कंपन के संचरण की दिशा, विद्युत सदिश कंपन के संचरण दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से पाई जाती है। यानी कि मतलब एक तरंग का विद्युत सदिश ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे, ऐसे ऐसे, सभी संभव दिशाओं में, जो तल है उसके सभी संभव दिशाओं में, ठीक है, सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से पाए जाते हैं। तो जो अध्रुवित प्रकाश होता है, प्रकाश दो टाइप का हुआ, अध्रुवित और ध्रुवित। जो अध्रुवित होता है वो क्या होता है, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं पाई जाती है। यानी कि जो नॉर्मल जो प्रकाश होता है अपने, कौन सा वाला, सामान्य प्रकाश, विद्युत लैंप, ट्यूबलाइट से वगैरह प्राप्त जो नॉर्मल प्रकाश होता है वो कैसा होता है, अध्रुवित होता है, जिसमें क्या होता है कि भाई जो एक जो प्रकाश की किरण होती है उसमें क्या होती है, बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, उन सभी का जो विद्युत सदिश होता है, कोई इस साइड होता है, कोई इस साइड होता है, कोई और एक इस साइड हो गया, मतलब मान लो, ठीक है, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ऐसे मतलब सभी संभव दिशाओं में फैला हुआ होता है, ठीक है। अब मान लो इसी को अपन ने क्या किया, एक और प्रकाश होता है ध्रुवित प्रकाश, उसमें क्या करते हैं अपन, ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में नहीं होकर केवल एक ही दिशा में सभी, यानी कि मान लो कोई दूसरी वेव है, ये आ गई एक तरंग,
ठीक है, जिसका विद्युत सदिश ये हो गया। दूसरी एक और आगे तरंग, इसका भी विद्युत सदिश ये सेम तल में, एक ही तल में हो, समझ गए, एक ही तल में। जो कोई तीसरी आगे तरंग, तो उसका भी विद्युत सदिश ये आ गया, समझ गए। ऐसे बिखरा हुआ नहीं होगे, सभी संभव दिशाओं में नहीं होगे, एक ही तल में हो, तो उसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। समझ गए, बात क्लियर हुई कि भाई प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की किरण अनेक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है। सभी तरंगों का जो विद्युत सदिश होता है उसकी अलग अलग डायरेक्शन होती है। जैसे कि एक तरंग का विद्युत सदिश इस साइड हुआ, दूसरे का इस साइड, तीसरे का इस साइड, चौथे का इस साइड, ठीक है। सभी संबंधित दिशाओं में ऐसे अनियमित रूप से फैला हुआ होता है, वो तो होता है अध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश में अपन क्या करते हैं कि जो सभी जो तरंगे हैं उनका जो विद्युत सदिश है वो एक ही तल में आ जाए, इसमें एक ही तल में आ जाए, समझ गए। चलिए, तो वो होता है आपके ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो जो सामान्य प्रकाश होता है वो होता है अध्रुवित, जिसमें विद्युत सदिश के कंपन सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। और जो ध्रुवित प्रकाश होता है उसमें विद्युत सदिश के जो कंपन है सभी दिशाओं में नहीं होकर केवल एक ही दिशा में सीमित होते हैं। बात क्लियर। चलो अब बात करते हैं प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो यदि किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करना ध्रुवण कहलाता है। सिंपल सी बात है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करना यह कहलाता है ध्रुवण, ठीक है। और चीज क्या है आपको पता है, अध्रुवित में क्या होता है, जो विद्युत सदिश होता है वो विभिन्न डायरेक्शन में होता है, अलग अलग दिशा में होता है, वो अनियमित रूप से होता है। और अपन ध्रुवित में क्या करते हैं, उन सभी को एक ही तल में ले आते हैं, ठीक है। देखो, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश की विद्युत सदिश की कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, मैंने बहुत सोच समझ के एक एक लाइन लिखी हुई है, किसी बुक से ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं किए हुए, बिल्कुल उस हिसाब से लिखे हुए हैं कि आपको समझ में भी आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे, एक एक पॉइंट आपका क्लियर रहे। उस हिसाब से मैंने इन डेफिनेशन को बनाया और आपके लिए लिखा है, ठीक है ना। अब चीज आती है पोलराइड या टूरमेनिल क्रिस्टल। ये क्या होते हैं एक्चुअली, पोलराइड बोलो या फिर टूरमेनिल क्रिस्टल बोलो, लगभग बात एक ही है। बहुत सारी जगह आपको कहीं पे नाम मिल जाएगा पोलराइड, या फिर कहीं पर इसको टूरमेनिल क्रिस्टल भी बोलते हैं। हालांकि जो पोलराइड जो होते हैं उनमें टूरमेनिल क्रिस्टल का उपयोग होता है। कुल मिला के एक दूसरे जैसे ही ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी विशेषता ये है कि यदि इनसे आप कोई अध्रुवित प्रकाश इन पर आपतित करोगे तो इनसे जो बाहर निकलने वाला जो प्रकाश है वो कैसा होगा, ध्रुवित होगा। वो कैसा होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। चलो, अब ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की मतलब वैसे तो विधियां होती है, ओपन आगे देखेंगे। उससे पहले ये देखेंगे भाई ध्रुवित प्रकाश भी अलग अलग टाइप का होता है। एक तो होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, एक होता है वर्तीय ध्रुवित प्रकाश, और एक होता है दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश सारा फोकस अपना इस पे रहेगा, यही पढ़ेंगे। बाकी वर्तीय ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, आयाम समान हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ, वर्तीय मतलब जो ये एक वर्त जैसा बनता है, सर्कल जैसा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इसके दो यदि मान ली रेडियस, एक A1 एक मान लिया A2, ठीक है, ये दो आयाम, ठीक है। और ये जो एंगल तो हमेशा 5 बराबर π/2 होगा। ये हो गया वृत्त। अब दीर्घवृत्त होगा, दीर्घवृत्त में क्या होगा, एक बड़ा होगा, ये पार्ट छोटा होगा, दोनों ये और ये बराबर नहीं होगी दीर्घवृत्त में। आपको पता है दीर्घवृत्त कैसा होता है, अंडे के आकार जैसा, जैसे कि मतलब एक अक्ष ये वाली बड़ी होती है, ये वाली छोटी होती है, जबकि जो वृत्त होता है उसमें ये और ये सेम ही होते हैं, ठीक है। तो वर्तीय ध्रुवित प्रकाश जिसमें आयाम समान 5 π/2, और दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश आयाम असमान और 5 π/2, ठीक है। ये जस्ट एक जानकारी के लिए, बाकी अपना पूरा फोकस रहेगा समतल ध्रुवित प्रकाश पर, ठीक है। चलिए, अब देखो, जो टूरमेनिल क्रिस्टल या फिर जो पोलराइड होता है, इनका उपयोग ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इस क्रिस्टल की सहायता से अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि जो प्रकाश आ रहा है वो ध्रुवित है या अध्रुवित, यानी कि इनको एक विश्लेषक के तौर पर काम में लेते हैं। जैसे कि अपन मेलस का नियम वगैरह पढ़ेंगे तो वो आपको चीज और समझ में आ जाएगी। इनको अपन विश्लेषक के तौर पर काम में लेते हैं,
ठीक है, चलिए अब समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की कुछ विधियां होती है। एक होती है परावर्तन, अपवर्तन, द्विवर्णता। ये तो इनमें से जो अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो और जिनको अपन ध्यान से पढ़ने वाले हैं वो है परावर्तन द्वारा, ध्रुवण और द्विवर्णता द्वारा। इन दो विधियों से मतलब ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि, उस पर अपन फोकस करेंगे। ठीक है, इन दो विधियों से ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की जो विधि है उस पर अपन फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, पहला है परावर्तन द्वारा ध्रुवण। सबसे पहला परावर्तन द्वारा ध्रुवण, और दूसरा अपन देखेंगे ये डायरेक्ट तीसरा, मतलब अपन इनकी थ्योरी नहीं देखनी है अपने को, द्विवर्णता द्वारा। ठीक है, मेन दो ही अपने को देखने, परावर्तन और द्विवर्णता। ठीक है, तो पहला है परावर्तन द्वारा ध्रुवण। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत मतलब इसमें कोई ऐसा कोई है नहीं टफ काम। ठीक है, पहले तो आप थ्योरी इसको ध्यान से देख लो, थ्योरी क्या कह रही है। मैं इसको रीड करता हूं, हालांकि मैंने आपके लिए अच्छे नोट्स बन जाए इसीलिए मैंने सारी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से लिखी हुई है। ठीक है ना। हाँ, अब देखो, जब अध्रुवित प्रकाश एक माध्यम में गति करते हुए, जब अध्रुवित प्रकाश एक माध्यम में गति करते हुए दूसरा माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा माध्यम कैसा, पारदर्शी में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश दोनों ही आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई कि जो ये कोई माध्यम है, ये मान लिया वायु, ठीक है, ये कोई दूसरा कोई माध्यम है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश की किरण, अब यहाँ पर प्रकाश की किरण ये आपतित होती है। ठीक है, ये यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कुछ भाग तो होता है परावर्तित और कुछ भाग हो जाता है अपवर्तित। ठीक है, कुछ भाग का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच गए तो ये तो हो गया अपवर्तित किरण, और ये कुछ भाग ऐसे परावर्तित हो जाते हैं, ये होता है परावर्तित। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपने जो ये प्रकाश डाला वो तो है अध्रुवित, लेकिन ये दोनों, ये वाले और ये वाले, ये हो जाते हैं ध्रुवित, ये वाले हो जाते हैं ध्रुवित। बात क्लियर। चलो, तो अब देखो, अब बूस्टर भाई साहब ने क्या बताया। बूस्टर ने बताया कि एक विशेष आपतन कोण IB पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। इस आपतन कोण को बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। इन बूस्टर भाई साहब ने यह बताया कि इन बूस्टर भाई साहब के हिसाब से इन्होंने ये बात बताई कि भाई जो आपतित जो अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, ये आपतित होता है तो क्या होता है कि कुछ प्रकार परावर्तित होता है, कुछ अपवर्तित होता है। अपवर्तित तो हमेशा आंशिक ध्रुवित होगा, जो अपवर्तित है वो क्या रहेगा, हमेशा आंशिक ध्रुवित रहेगा। लेकिन बूस्टर ने ये बताया कि यदि जो आपतन कोण है ना, ये वाला जो आपतन कोण, ये वाला जो एंगल, ये यदि IB के बराबर हो जाए, बूस्टर कोण के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो परावर्तित जो किरण है वो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, जो परावर्तित प्रकाश है वो पूरी तरीके से ध्रुवित हो जाता है। समझ गए कि भाई नॉर्मली जो आपतन होगा उस केस में तो क्या होगा, ये भी आंशिक ध्रुवित, ये भी आंशिक ध्रुवित। लेकिन यदि अपन इसका आपतन कोण यदि IB के बराबर हो, कि ये इस उस कोण पर आपतित हो जो बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण के बराबर हो, तो उस केस में ये वाला प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। ये बात बोल रहा है, ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि बूस्टर ने बताया कि एक विशेष आपतन कोण IB पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। इस आपतन कोण को बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्यान रखना, बूस्टर कोण बोलो या ध्रुवण कोण बोलो, बात एक ही है। अब जो बूस्टर कोण है उसका मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसके पृष्ठ से परावर्तन तथा अपवर्तन क्रिया होती है। अब ये बूस्टर कोण का मान किस पर डिपेंड करेगा, ये जो माध्यम काम में लिया है, जो आगे किस माध्यम से इसका जो परावर्तन अपवर्तन हो रहा है उसके उस माध्यम पर डिपेंड करेगा। इस बूस्टर कोण का मान किस पर डिपेंड करेगा, उस माध्यम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो, यदि आपतन कोण I का मान बूस्टर कोण IB से ज्यादा,
ये जो यदि कोई मान लो इसका जो आपतन कोण है आई, ठीक है, आपतन कोण कौन सा होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण होता है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल यदि जो आई है, आई का मान यदि बूस्टर कोण आई बी से यदि ज्यादा या कम है तो क्या होगा, परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित ही होते हैं। यानी कि मतलब जो आपतन कोण का मान आई है जो आई बी के बराबर नहीं है, मतलब यानी कि मतलब आई बी से ज्यादा या कम, या फिर कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में ये बोल दे कि आई नॉट इज इक्वल टू आई बी, दूसरे भाषा में ये बोले तो आई नॉट इज इक्वल टू आई बी, तो परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होते हैं, सिर्फ आंशिक ध्रुवित होते हैं। परंतु यदि आई इज इक्वल टू आई बी हो जाएगी जब जो आपतन कोण का मान आई बी के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि आपतन कोण बराबर बूस्टर कोण, तो अपवर्तित प्रकाश तो आंशिक ध्रुवित रहेगा, वो तो रहेगा ही, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बदलाव होगा। बदलाव किसमें होगा, परंतु परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। और एग्जाम में ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं घुमा फिरा के भी बूस्टर के नियम के अनुसार कि बूस्टर कोण पर यदि कोई प्रकाश आपतित होता है तो क्या परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, या फिर जो अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट के तौर पर भी सवाल बन सकता है, तो ये थ्योरी पूरी ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब जो बूस्टर कोण का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसके पृष्ठ से परावर्तन तथा अपवर्तन क्रिया होती है। ये सेम टू सेम लाइन आ गई, ठीक है, इसको एक मिटा, इसको मिटा ही देते हैं ना, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, एक मिनट, चलो तब तक मिटाए, तब तक खाते हैं, खाओगे? तुमको खानी है? सामने भी कुछ बच्चे बैठे लाइव क्लास के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं थी मेरे को, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बूस्टर कोण का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसके पृष्ठ से परावर्तन तथा अपवर्तन क्रिया होती है, ठीक है। जो कांच है, कांच के लिए ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण का मान 57 डिग्री होता है। ये सेल्सियस किसने लिख दिया भाई 57 डिग्री होता है, सॉरी यार, इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। ये ठीक है, तो जो कांच है, कांच के लिए ध्रुवण कोण आई बी का मान 57 डिग्री होता है, ठीक है। चलो अब देखो, थ्योरी आपको समझ में आएगी, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं कि भाई आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है यदि वह उसका आपतन कोण बूस्टर कोण के बराबर हो जाए, तो उस केस में परावर्तित प्रकाश पूरी तरीके से ध्रुवित होता है और अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू। अब देखो, अब बूस्टर के अनुसार पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू तथा ध्रुवण कोण आईबी में संबंध क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 10 आईबी। ये स्टेटमेंट याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, म्यू इज इक्वल टू 10 आईबी।
सबसे इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है म्यू इक्वल टू 10 IB। अब देखो, अब इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? बूस्टर का नियम, यही बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम क्या है कि जो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ध्रुवण कोण क्या होगा? आईबी, आईबी की स्पर्शज्या तो टेन थीटा होता है, वो क्या होता है? स्पर्शज्या होता है। देखो, एक तो होती है ज्या, एक होती है कोज्या, स्पर्शज्या। साइन को बोलते हैं ज्या, साइन थीटा को ज्या, कॉस थीटा को कोज्या और टेन थीटा को स्पर्शज्या। ठीक है, तो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये सिंपल सी बात, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट, अब आपको एक बात ध्यान है कि भाई म्यू इक्वल टू 10 IB, ये तो किसके? बूस्टर के नियम से, बूस्टर के नियम से म्यू इक्वल टू 10 IB। 10 IB को क्या लिखोगे? साइन IB अपॉन कॉस। 10 क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है। सिंपल सी बात है। एक होता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, जब आप 9th में पढ़ लिया होगा स्नेल का नियम तो। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? ये कोण होता है आई, ये कोण होता है यदि आर, ये होता है इसका जो अपवर्तनांक है म्यू1, इसका म्यू2, तो क्या होता है? ये जो स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम ये होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम यही बोलता है, लिख लेना साइड में वैसे मैंने, कि भाई आई सॉरी म्यू1 इंटू साइन आई, म्यू1 इंटू साइन आई यानी कि जो आपतन कोण, ठीक है, और म्यू2 इंटू साइन आर, ये होता है अपवर्तन कोण। तो ये होता है स्नेल का नियम, सभी को पता है ये चीज। ठीक है, और ये तो मतलब एज ए नॉन टेक्निकल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है बहुत बार इस टाइप का। तो जो स्नेल के नियम से क्या होता है? म्यू1 इंटू साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। ठीक है, अब म्यू1 ये माध्यम के वायु, वायु के लिए इसका म्यू1 का मान कितना था? 1। जो हवा है उसके लिए म्यू1 का मान कितना होगा? 1 होगा। इस आई की जगह कितना होगा? जो आई है, आई की जगह आ जाएगा आपके आई बी, क्योंकि भाई अपन बात किसकी कर रहे हैं? जब ये बूस्टर कोण पर हो या फिर ध्रुवण कोण पर इसका आपतन हो, यानी कि इस केस में जो आई है, आई किसके बराबर हो जाएगा? आई बी के बराबर। और म्यू2 इस म्यू के बराबर। ठीक है, ये माध्यम म्यू1 है, ये म्यू2 है, म्यू2 की कितना? म्यू के बराबर, म्यू इंटू साइन आर, यहां से हो जाएगा म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बी अपॉन साइन आर। अब देखो दोनों समीकरणों को देखोगे ना, समीकरण 1 और समीकरण 2, एक तो कह रहा है कि भाई म्यू इक्वल टू साइन आई बी अपॉन कॉस आई बी, एक कह रहा है म्यू इक्वल टू साइन आई बी अपॉन साइन आर। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि भाई कॉस आई बी बराबर साइन आर हो जाएगा, कॉस आई बी बराबर हो जाएगा साइन आर के बराबर। अब आपको पता है साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने साइन आर को लिख दिया कॉस 90 माइनस आर। तो अब देखो ये हो गया कॉस आई बी बराबर कॉस 90 माइनस आर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो आई बी है वो किसके बराबर है? 90 माइनस आर के। सिंपल सी बात है, यदि आपको किसी ने बोल दिया कि कॉस एक्स बराबर कॉस वाई, तो इसका मतलब आप ये भी तो लिख सकते हो कि एक्स बराबर वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें, तो लिख दिया। ठीक है, चलो लिख दिया तो लिख दिया, वैलिड रीजन है इसका क्यों लिखा। ठीक है भाई, cos आई बी बराबर cos 90 माइनस आर, तो आई बी बराबर 90 माइनस आर, यहां से इस आर को इस साइड ले आया तो आई बी प्लस आर बराबर हो गया 90। अब देखो आई बी और आर, ये आई बी, ठीक है, अब देखो ये कौन, देखो ये कौन होता है? आई बी। तो आपको पता है कि भाई जो परावर्तन के नियम से जो किरण, कोई भी किरण आती है, तो जिस कोण पर आके टकराती है, थीटा कोण पर टकराएगी, उसी कोण से वो क्या होती है? वापस जाती है, उसका परावर्तन उसी कोण से होता है। भाई थीटा कोण से आई और थीटा कोण से ही जाएगी, सभी को पता है। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई प्रकाश कोण आई बी से आपतित होगा तो उसका जो परावर्तन होगा वो भी कितना होगा? कोण आई बी से होगा। तो ये वाला कोण हो जाएगा आई बी। ठीक है, और ये वाला कोण है आर, स्मॉल आर, यानी कि जो अपवर्तन कोण है वो।
ठीक है, तो अब अपने को निकालना है ये वाला कोण थीटा, इसके बीच का अपन ने निकाला है ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा कितना है, पूरा 180 होता है, ये पूरा कितना होता है 180। अब इस 180 में से यदि IB और R दोनों मिलके कितने हैं 90, IB और R दोनों मिलके कितने 90 है, तो साफ बात है ये पीछे रहा वो कितना रहा 90। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पीछे रहा वो 90 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परावर्तित किरण और जो अपवर्तित किरण है दोनों क्या होगी 90 डिग्री पे होगी। दोनों कितने पे होगी 90 डिग्री पे होगी, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है जो अपने को इस बुस्टर के नियम से मालूम पड़ता है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या निकल के आता है कि जब प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है। परावर्तित और अपवर्तित किरणें क्या होती है एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहां से समझ गए कि भी एक तो स्टेटमेंट क्या कहता है बुस्टर के नियम के हिसाब से कि ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान माध्यम की अपवर्तनांक के बराबर होता है म्यू इक्वल टू 10 IB। दूसरा स्टेटमेंट कि जब ये ध्रुवण कोण पर आपतित होगा तो साफ बात है परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होगी, वो भी अपन ने साबित कर दिया किससे कि IB और R 90 है तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है। बात खत्म। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। सारी चीजें होगी क्लियर। ठीक है, चलो अब कह रहा है एक अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर 30 डिग्री पर आपतित होने के पश्चात पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है, तो अपवर्तन कोण व म्यू ज्ञात करो। एक अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर 30 डिग्री पर आपतित होने के पश्चात पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि ये जो 30 डिग्री पे आपतित होती है और जो इसकी जो परावर्तित किरण है वो क्या होती है पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है, पूरी तरीके से समतल ध्रुवित हो जाती है। तो ये हो गया अपने अपवर्तन कोण R। अभी यदि ये पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है और ये माध्यम म्यू है, तो इसका मतलब आपको पता है कि ये बूस्टर कोण पर आपतित हो रही है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात ये आपतन कोण बूस्टर कोण के बराबर है, क्योंकि अपने को क्या हो रहा है परावर्तित प्रकाश पूरी तरीके से समतल ध्रुवित प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अर्थात ये आपतन कोण बूस्टर कोण के बराबर है, क्यों अपने को ध्यान कैसे पड़ा कि ये जो आपतन कोण है बूस्टर कोण के बराबर है, क्योंकि अपने को पूर्णतः समतल ध्रुवित जो है आपतित प्रकाश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अतः बूस्टर के नियम से क्या हो जाएगा म्यू इक्वल क्या हो जाएगा 10 IB, यानी कि 10 30। अब देखो 10 30 आपको ध्यान है साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 कितना होता है 1/2 और जो कॉस का 30 कितना होता है √3/2। √3/2 तो यहां से कितना हो गया 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू, ये कितना हो जाएगा म्यू। ठीक है, चलो दूसरी चीज क्या पूछी है इसने, इसको थोड़ा सा यहां ले आते हैं।
दूसरी चीज क्या पूछी है इसने कि अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। तो आपको पता है कि आई बी और आर दोनों ही कितने होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो जो आर बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस आई बी। तो जो 90 है माइनस कितना दिया हुआ है आई बी 30 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा अपवर्तन कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो दोनों चीजें निकल के आ गई। म्यू कितना आ गया आपके, म्यू निकल के आ गया 1/√3 और जो आर है वो कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। ये कब है, जब ये लंबवत वगैरह ये कब होगी, जब ये आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर हो। समझ गए? अगर ये आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर नहीं होता ना तो ये समीकरण लगती μ=10 IB, ना तो ये सही है, ये सत्य है, ना ही ये सत्य है। दोनों ही सत्य कब है, जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट, यह समझ में आ गया। सवाल नंबर दूसरा, एक समतल कांच के पृष्ठ पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। एक समतल कांच के पृष्ठ पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए जिससे कि परावर्तित व अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हो। इसने सवाल घुमा के दे दिया कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात ये पॉसिबल कब है, अर्थात ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब आपतन कोण बूस्टर कोण के बराबर हो। बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण के बराबर हो। ठीक है, बूस्टर कोण के बराबर हो। तो जो कांच है, कांच के लिए, ठीक है, आपतन कांच के लिए जो ध्रुवण कोण है, कांच का ध्रुवण कोण कितना होता है, कांच का ध्रुवण कोण कितना होता है 57 डिग्री। 57 डिग्री ध्यान रखना, कांच का ध्रुवण कोण ये याद रख लेना वैसे 57 डिग्री। और जो कांच का जो म्यू होता है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है वो होता है म्यू इक्वल टू 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, म्यू इक्वल टू 1.5। तो 57 डिग्री का मान लगभग 1.5 के बराबर ही आता है। ठीक है ना, तो यहां से बात समझ में आ गई भाई। ये इसने सवाल को घुमा फिरा के दिया है। ये कह रहा है कि आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए जिससे कि परावर्तित व अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हो। तो ये तभी होगा, ये लंबवत तभी होगी जब आपतन कोण का मान बूस्टर कोण के बराबर हो। और जो कांच है, कांच के लिए जो बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कितना 57 डिग्री होना चाहिए। अतः आपतन कोण कितना होना चाहिए, 57 डिग्री, यानी कि इस ध्रुवण कोण के बराबर। अतः आपतन कोण 57 डिग्री होना चाहिए। समझ गए? ये बात क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल, यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण कितना है 45 डिग्री, तो उसके ध्रुवण कोण का मान होगा। अब एक तो क्रांतिक कोण का आपको कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब आप सघन माध्यम से कोई विरल माध्यम है, जैसे कि हवा, सघन माध्यम से कोई विरल माध्यम है, सघन माध्यम से कोई विरल माध्यम में जाते हो, ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आती है, ठीक है, कि जब ये किरण, आपतित किरण को आप यदि बढ़ाते इस साइड लेके जाते हो, तो ये जो ठीक है, जो अपवर्तित किरण है, ठीक है, अपवर्तित किरण बिल्कुल ऐसे हो जाती है। इस स्थिति, या ये स्थिति आपने देखी होगी, ठीक है, कि आपका जो ये
आपतन होना होता है, ठीक है, ये वाली, तो इस केस में ये किरण बिल्कुल ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो ये कोण तो हो जाता है 90 इस साइड वाला, और इस साइड को बोलते हैं आईसी, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है। ये जो जिस कोण पर, यदि इस कोण पर आईसी पर आपतित होती है, तो जो अपवर्तित जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है 90 डिग्री एंगल पर, और इसको और आगे बढ़ाओगे तो फिर वो बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से ऐसे अंदर की साइड किरण आ जाती है, ठीक है। हालांकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना किसकी है? अपवर्तन की घटना है, ध्यान है ना, अपवर्तन में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो देखो, तो यहां से क्या होगा भाई, यहाँ का यदि इसका माध्यम मान लो म्यू है, ये कोई माध्यम म्यू, ठीक है, ये म्यू, ठीक है, और ये कोई माध्यम क्या, वायु, तो इसका तो कितना होगा, 1 होगा, इसका वायु का कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से क्या होगा, म्यू इंटू साइन आईसी, जो स्नेल का नियम है, स्नेल के नियम से ये होगा, स्नेल के नियम से, ये मैंने किस नियम से लिख रहा हूं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, म्यू इंटू साइन आईसी और 1 इंटू साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो यहां से कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आएगा आपके 1 बटा साइन आई सी, ठीक है। तो अब कह रहा है यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो उसके ध्रुवण कोण का मान कितना होगा। तो आपको पता ही है आईसी कितना दिया हुआ आपको, 45, आईसी 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से देख लो म्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 45, साइन 45, 1 अपॉन साइन 45 मतलब 1 बटा रूट ऑफ 2, यानी कि ये हो जाएगा रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2 यानी कि 1.414, 1.414, ये हो जाएगा म्यू। अब देखो 10 म्यू कितना हो जाएगा, 1.414। तो अब ये पूछ रहा है कि ध्रुवण कोण का मान कितना होगा। तो आपको ध्यान है कि भाई एक चीज देखता हूं कि जब जैसे कि कांच है, कांच के लिए आपने देखा होगा कि जो म्यू का मान कितना आता है, 1.5 आता है, जब टेन थीटा बराबर कितना होता है, 57 डिग्री, टेन थीटा 57 डिग्री होता है तो 1.5 आता है कांच के केस में। जो अपना कांच है, जो कांच वाला जो केस है, उस केस में यदि, क्योंकि कांच के लिए म्यू कितना होता है 1.5, आई बी कितना होता है 57 डिग्री, तो 10 57 डिग्री होता है 1.5। अब ये है कि 1.414 है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल है वो कितना होगा, 57 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो यही ऑप्शन है कि किसी तो ध्रुवण कोण का मान कितना होगा, 57 डिग्री, 57 से अधिक, 57 से कम या 90, तो सी ऑप्शन होगा 57 से कम, ठीक है। उसका क्या है कारण, कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, तो यहां से देखो ये जो ध्रुवण कोण है आई बी, ठीक है, आई बी क्या होगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1.414, तो ये क्या होगा 57 से कम, 57 डिग्री से कम, ठीक है। हाँ, मैथ्स वालों को तो बात समझ में आ गई, मैंने कैसे लिखा टेन इनवर्स, अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, जैसे कि ये 10 है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि आई बी बराबर 10 इनवर्स म्यू, जैसे म्यू बराबर 10 आई बी है ना, इसी चीज को मैं मैथ्स के फॉर्म में दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई आई बी बराबर 10 इनवर्स म्यू। मैथ्स वालों को तो ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन बायो वालों को थोड़ा सा टिपिकल काम है, कोई बात नहीं, कुछ कुछ चीजें होती है। तो यहां से चीज तो समझ गए, मैंने आपको सिंपल सी बात बता दिया लॉजिक कि भाई
जब म्यू का मान 1.5 है तब थीटा होता है 57 डिग्री। अब म्यू का मान 1.4 है तो साफ बात है थीटा का मान 57 से कम होगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किसी पारदर्शी कांच की प्लेट पर प्रकाश किरण tan इनवर्स रूट ऑफ 3 कोण पर आपतित है। परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो तो कांच का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात करो। ये कह रहा है किसी पारदर्शी कांच की प्लेट पर प्रकाश किरण क्या है, tan इनवर्स रूट ऑफ 3 कोण पर आपतित है। यानी कि जो आपतन कोण क्या है, आपतन कोण आपको दिया हुआ है, आपतन कोण आपको दिया हुआ है I बराबर tan, I बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ 3। आपतन कोण I बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ 3। तो ये कह रहा है कि परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है। तो चूंकि परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित है, ठीक है, चूंकि परावर्तित क्या है, पूर्णतः ध्रुवित है, पूर्णतया ध्रुवित है, अतः I बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, IB होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपकी बात क्या बन जाएगी कि IB बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ 3। तो अगर मैं tan को इस साइड लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 बराबर tan IB, रूट ऑफ 3 बराबर tan IB, ठीक है, रूट ऑफ 3 बराबर tan IB। तो अब देखो ये हो गया। तो अब देखो tan के किस कोण के, tan थीटा का कौन सा मान किस एंगल पर साइन का मान कितना आता है, रूट 3 आता है, तो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो 60 यानी कि जो IB है, अतः IB कितना हो जाएगा, अतः IB बराबर 60 डिग्री, यानी कि जो 60 डिग्री जब होता है तब ये रूट 3 के बराबर आता है, ठीक है। तो IB है जो ध्रुवण कोण है, ठीक है, वो आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब पूछ रहा है नेक्स्ट, अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात करो। अब देखो अपवर्तनांक तो आपको ध्यान पड़ गया, वो तो कितना होगा, रूट 3, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू tan IB होता है, तो म्यू सीधा सीधा क्या हो गया, रूट 3 के बराबर हो गया। तो जो अपवर्तनांक है वो तो कितना निकल के आ गया, अपवर्तनांक म्यू, अपवर्तनांक म्यू वो कितना हो गया, रूट ऑफ 3। भाई म्यू इज इक्वल टू tan IB होता है, तो म्यू क्या हो गया, रूट ऑफ 3 के बराबर हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, अपवर्तन कोण, तो आपको पता है IB और R कितना, वही 90, तो यहां से R निकालना है, तो 90 माइनस IB, यानी कि 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहां से साफ बात है IB क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, सॉरी 30 है ना, अरे ध्यान नहीं भटकना चाहिए, हमारा भी ध्यान भटक जाता है तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है ना। चलो तो पूरी चीज समझ में आ गई, सवाल को मतलब सवाल को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट मेन क्या है, एक तो ये पता रखना कि IB प्लस R 90 होता है, अपवर्तित और परावर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है,
ठीक है, और म्यू इज इक्वल टू 10 IB। तो सिस्टमेटिक ढंग से ये चीजें पता होनी चाहिए, बाकी सवालों को कैसे भी घुमाया जा सकता है, मैं हर तरीके के सवाल आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे बाहर आपको कोई भी जो पेपर सेट करने वाला है वो पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलो, यदि कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान 57.5 डिग्री हो तो आपतित व अपवर्तित प्रकाश के मध्य कोण ज्ञात करो। ये बोल रहा है आपतित व अपवर्तित प्रकाश के मध्य कोण ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये क्या पूछ रहा है, चलो ध्यान से देखते हैं कि कांच है, कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान, ये कोई किरण आ रही है, ठीक है, और एक यदि कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान 57.5 डिग्री हो तो आपतित व अपवर्तित किरण के मध्य कोण ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, ये मान लो ध्रुवण कोण IB है, ठीक है, और ये हुई आपतित, आपतित ये IB होता है, ये भी हो जाएगा IB, ठीक है, और ये आपको ध्यान है ये कितना होता है 90, क्योंकि ये आपतन यदि IB पर होगा तो ये दोनों की लंबवत हो जाएगी। तो कोण किसके बीच पूछ रहा है, आपतित व अपवर्तित प्रकाश के मध्य कोण। तो ये तो हो गया आपतित, और ये हो गया अपवर्तित, आपतित और अपवर्तित, ठीक है। तो आपतित और अपवर्तित के मध्य जो कोण है वो कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा हो जाएगा आपके 2 IB प्लस IB और प्लस 90, IB प्लस 90। तो यहां से कितना हो जाएगा 57.5 और 57.5, तो कितना 50 50 100 7.5 60 7.5 115, ये हो गया 115, 115 और ये प्लस 90, 115 प्लस 90, तो यहां से ये हो जाएगा 200 और 5, 205, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 205, ठीक है। ये भी सवाल कैसा था, बहुत मस्त सवाल था, तो एग्जाम में इस टाइप का भी सवाल आ सकता है, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल, यदि किसी पदार्थ के लिए बूस्टर कोण 60 डिग्री है, यदि किसी पदार्थ के लिए बूस्टर कोण 60 डिग्री है तो पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। यदि किसी पदार्थ के लिए बूस्टर कोण 60 डिग्री है तो पदार्थ में क्या करना है, प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। अब देखो प्रकाश का वेग क्या होता है, आप सभी को ध्यान है कि म्यू इक्वल टू होता है CV, म्यू इक्वल टू होता है C/V, ठीक है। म्यू इक्वल टू होता है C/V, ये बात होगी क्लियर। तो C क्या होता है, C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि निर्वात में वेग होता है, यानी कि निर्वात में वेग, कुल मिला के ये संबंध ये होता है। मैं आपको बताऊं संबंध क्या होता है एक्चुअली में, संबंध ध्यान रखना ताकि सवाल कैसे भी घुमा फिरा के आओ। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में
माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, तो यहां से माध्यम का जो अपवर्तनांक है म्यू, निर्वात में प्रकाश का वेग c अपॉन v, माध्यम में प्रकाश का वेग v, तो अपने को v निकालना है, ठीक है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन म्यू, यहाँ पर c क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा म्यू। अब देखो म्यू अपने को निकल के कहां से आएगा, किसी पदार्थ के लिए बूस्टर कोण कितना है 60 डिग्री, तो आपको पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है 10IB, यानी कि म्यू बराबर 1060 और 1060 का मान कितना होता है √3, 1060 का मान √3, तो ये √3 रख दो यहाँ पे, 3 × 10⁸ बटा √3। अब 3 बटा √3 कितना हो गया, √3 भाई ये होगा 3 बटा √3, तो इसका मान कितना हो जाएगा √3 होगा। ठीक है, बायो वाले ये क्यों होगा, क्योंकि भाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3, 2 बार आ जाएगा भाई, √3 × √3, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे √3 है ही है, तो यानी कि एक बार √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3, यानी कि √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से ये हो जाएगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहां से ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो अब देखो आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको कहीं पे कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाली, अगर ध्यान से आपने इस क्लास को देखा है ना, तो डेफिनेटली आपको समस्या नहीं होने वाली है। मतलब बूस्टर का नियम क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्लास में मेलस का नियम आएगा, उसके बाद ये ध्रुवण वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात, इतना सा है मतलब फिजिक्स में। ठीक है, ये चीज इस क्लास को अगर अच्छे से देखा, थ्योरी को अच्छे से देखो, थ्योरी में जो बात लिखी हुई ना वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अच्छे से समझ में आई, कहाँ क्या क्या कौन है, क्या कैसे होता है, किस कौन पर क्या करना है, किस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या शर्त है। ऐसा नहीं है कि हमेशा म्यू इक्वल टू 10IB होगा। ठीक है, ये कब उस कौन पर मतलब, ठीक है, जब वो आपतन IB के बराबर हो, ठीक है, फिर वो वाली कंडीशन सेट कि भाई IB और R दोनों मिलकर 90 होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया अपवर्त और परावर्तित किरणें क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो इन सभी चीजों को थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए। थ्योरी अच्छे से पता होगी तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में थ्योरी समझ में आती नहीं है, फिर फॉर्मूला को देखकर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हो, जो कि नहीं होते। ठीक है ना, तो फिजिक्स में ऐसा नहीं है, थ्योरी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो थ्योरी क्लियर होगी तभी आप फॉर्मूला का उपयोग कर पाओगे, नहीं तो उपयोग हो ही नहीं पाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।